नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वाईबी टेक्निकल में। ईरान इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसको ज़्यादा फ़ायदा इस कन्फ्लिक्ट से, किसको ज़्यादा फ़ायदा या किसको ज़्यादा नुकसान, और किस तरीके से जो ट्रंप हैं वो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। आपने ये तो सुना होगा कि एक तीर से दो शिकार, बट यहाँ पे जो ट्रंप हैं वो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था वो 28 फरवरी 26 को स्टार्ट हुआ था, जो कि अब तक कंटिन्यूस है। इस युद्ध को अप्रोक्सीमेट 65 डेज हो चुके हैं। बीच में सीज़ फायर अनाउंस भी हुआ था, बट वो सीज़ फायर सफल नहीं हो पाया था। अब एक युद्ध स्टार्ट हुआ क्यों? युद्ध स्टार्ट होने की मेनली दो वजह थी। एक तो वहाँ की जो करंटली गवर्नमेंट थी ईरान की, जो कि खामेनी चला रहे थे, उनके जो सुप्रीम लीडर, अकॉर्डिंग टू यूएसए वो एक डिटेक्टर नेता थे जिसको ये हटाना चाहते थे, उस लीडरशिप को ये चेंज करना चाहते थे। उनके अकॉर्डिंग वहाँ ईरान की जो जनता थी वो उनसे त्रस्त थी और वो एक प्रकार से लोकतंत्र वहाँ स्थापित करना चाहते थे, ये कहना था यूएस का। साथ में दूसरा रीज़न था कि ईरान जो है वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि ईरान एक न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहा था, तो ये ईरान भी चाहता था कि वो परमाणु बम बनाए। यही रीज़न था कि वो रशिया की हेल्प से कंटिन्यूस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था और रशिया इनको सपोर्ट भी कर रहा था इस मामले में। बट यूएस नहीं चाहता था, यूएस और इजराइल दोनों नहीं चाहते थे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंटिन्यूस काम करे, क्योंकि उनको डर है कि कल को इन्होंने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो उसका यूज़ ये हमारे अगेंस्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा डर जो है वो इजराइल को था कि कल को इन्होंने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो ये उस न्यूक्लियर बम का जो प्रयोग है वो हमारे अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि अब तक तो ऐसा कोई मिसाइल ईरान ने ऐसी नहीं बनाई है जो कि डायरेक्टली यूएस तक मार कर सके, बट इजराइल तक उसकी पहुंच है। ऐसी उसने मिसाइलें बना रखी है जो कि डायरेक्टली इजराइल तक पहुंच सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस युद्ध में कितना लॉस हुआ है, ह्यूमन लॉस, और अगर मैं पैसों की बर्बादी की अगर बात करूं कि कितना डैमेज हुआ है, तो अगर यूएस की बात करें तो यूएस में अप्रोक्सीमेट 12,000 से 15,000 सैनिकों के मरने और घायल होने की संभावनाएं खबरें आ रही हैं, संभावनाएं बताई जा रही हैं। और अप्रोक्सीमेट 1 से 3 बिलियन डॉलर के टोटल नुकसान का एस्टिमेट निकल के आता है अकॉर्डिंग खबरों के अनुसार, कि इतना जो नुकसान है वो यूएस का अब तक हुआ है। वहीं अगर अपन ईरान की बात करें कि ईरान का कितना डैमेज हुआ है, तो अप्रोक्सीमेट है 3,000 से 3,500 उनके पीपल जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। 55 एयरक्राफ्ट उनके डाउन हुए हैं। 27 जो नेवल असेस्ट हैं वो भी ईरान के डैमेज हुए हैं, और कुछ वॉरशिप भी हैं। अगर मैं पैसों की बात करूं तो आप ये मानिए कि 10 to 12 बिलियन डॉलर ये जो नुकसान हुआ है ये ईरान का हुआ है। यानी अगर अपन दोनों का कंपैरिजन करें कि यूएस और ईरान दोनों में से किसका नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो ईरान का जो डैमेज है वो ज़्यादा हुआ है। बिकॉज इसका रीज़न ये है क्योंकि ईरान जो है उस पर यूएस और इजराइल दोनों मिलके अटैक कर रहे हैं, दोनों मिलके उनके ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। यही रीज़न है कि ईरान का जो नुकसान है वो ज़्यादा हुआ है। हालांकि इजराइल का भी इसमें कुछ लॉसेस हुए हैं, इजराइल का भी इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने भी रिटेलिएशन के अंदर उसके ऊपर इजराइल के ऊपर मिसाइलें डाली हैं। तो इसमें इजराइल का भी एक नुकसान हुआ है, बट इजराइल का नुकसान जो हुआ है वो कम है, क्योंकि उनके पास क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। जो मिसाइलें जो ईरान की तरफ से आती हैं तो वो उनका जो आयरन डोम है एयर डिफेंस सिस्टम वो बहुत ही कारगर है, जो कि उन मिसाइलों को हवा में ही रोक लेता है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं, तो मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से वो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। जिसमें अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो उनका फर्स्ट टारगेट था नाटो कंट्रीज़, और नाटो कंट्रीज़ में भी मेनली था ईयू, क्योंकि अगर मैं नाटो कंट्रीज़ की अगर अपन बात करें तो उसमें ईयू जो है वो एक अहम ईयू जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, क्योंकि ईयू के अंदर टोटल
27 कंट्रीज़ हैं, जो कि उसमें से 23 कंट्रीज़ जो है वो नाटो का पार्ट हैं। नाटो आपको ऑलरेडी पता ही है कि नाटो क्या है। नाटो एक मिलिट्री अलाइंस है। कोल्ड वॉर के टाइम 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो वर्किंग में आया था। उस टाइम यूएसएसआर से के थ्रेट से बचने के लिए, उसके थ्रेट को काउंटर करने के लिए यूएस और उसके कुछ सहयोगी देश थे, उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम दिया इन्होंने नेटो। उसमें टोटल 32 कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूएस भी है, कुछ ईयू के कंट्रीज़ भी हैं। तो टोटल मिला के इसमें 32 कंट्रीज़ हैं। ईयू इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन की हैं। यूरोपियन यूनियन के इसमें 23 देश इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जबकि ईयू के अंदर टोटल 27 कंट्रीज आते हैं। नेटो का पार्ट कितने हैं? 23 कंट्रीज हैं। 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो नेटो का पार्ट नहीं है। बट आप सपोज करिए कि टोटल 32 कंट्रीज़ हैं और उसमें ईयू के जो हैं वो 23 कंट्रीज़ हैं। तो यूरोपियन यूनियन इसमें एक बहुत ही मेजर रोल, अगर मैं कहूँ कि एक मेजर रोल अदा करता है। बट अगर पावरफुल की बात करें तो इन सब का जो नेता है वो यूएस है। यानी सब, अगर मिलिट्री बेस पे या हथियारों में, पैसों में, कुछ भी अगर आप ये मानिए कि किसी वे में भी अगर अपन देखें तो सबसे पावरफुल इसमें से जो कंट्री है वो यूएस है। और आपने बहुत बार मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प को अब ये कहते भी सुना होगा कि नेटो तो एक पेपर टाइगर है, नेटो में वो दम नहीं है, नेटो हमारे बिना नेटो कुछ भी नहीं है। काफ़ी बार आपने मिस्टर ट्रम्प के मुंह से ये बयान सुने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उनका टारगेट नेटो कंट्रीज़ हैं। जब ईरान और यूएस का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो जब हॉर्मोज, स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने ब्लॉक किया था, तब ट्रम्प ने नेटो कंट्रीज को कहा था कि आप मेरे सपोर्ट के लिए आइए और आप हम सब मिलके हॉर्मोज को खोलते हैं। बट ईयू ने, किसी भी नेटो कंट्रीज़ ने इस बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जब नेटो बना था तो सबने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी कि एक कंट्रीज़ पे किसी पे भी हमला होगा तो हम सब मिलके लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ईयू ने ये कहते हुए डिनाई कर दिया। ईयू, मैं बार बार ईयू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो ईयू की हैं। तो ईयू ने ये कह के मना कर दिया कि ये युद्ध हमारा नहीं है, हमने स्टार्ट नहीं किया, यूएस ने युद्ध स्टार्ट किया है तो यूएस ही इसको हैंडल करे। इसमें जो ट्रम्प हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, तो उन्होंने नेटो को काफ़ी भला बुरा भी सुनाया था। कहा था कि ये तो एक पेपर टाइगर है, हमारे बिना ये कुछ भी नहीं है, ये डरते हैं। तो इस तरीके से आपको पता है कि ट्रम्प ने नाटो को काफ़ी भला बुरा कहा था। तो ये प्रकार से आप ये देखिए कि उनकी एक प्रकार से तीखी नज़रें थी इनके ऊपर। तो उनको एक मौका चाहिए था कि कैसे मैं ऐसा क्या करूं कि इनको मैं नेटो कंट्रीज़ को एक प्रकार से बर्बाद कर सकूं या इनको एक डैमेज कर सकूं। तो ये एक अच्छा मौका ट्रम्प ने यहाँ पे बिल्कुल भी वो चूके नहीं और यहाँ पे इन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। तो पहला ये था कि आपको पता ही है कि जो ईयू है, ईयू का स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जो एनर्जी सप्लाई है वो अप्रोक्सीमेट 19 to 24% है। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ऑयल और गैस का जो ईयू का सप्लाई है वो टोटल 90 to 24% है, जिसमें आपका ऑयल भी है और गैस भी है। ये इंपॉर्ट है। अब जस्ट सपोज कीजिए, जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया। ये बात ट्रम्प को पहले से अच्छी तरह से पता थी कि अगर ये युद्ध कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ज़रूर बंद करेगा, उसके ऊपर वो ज़रूर कोई एक्शन लेगा। यही रीज़न है कि बहाना सिर्फ किसका बनाया गया? बहाना बनाया गया कि वहाँ पे हमें रिजीम चेंज करना है। ठीक है, बहाना ये बनाया गया कि हमें वहाँ रिजीम चेंज करना है और ईरान जो है न्यूक्लियर उस पे प्रोग्राम पे काम कर रहा है, इसलिए हमें इसको रोकना है, उसके हाथ में न्यूक्लियर बम नहीं लगना चाहिए। बहाने ये दोनों बनाए गए। बट स्टार्टिंग में ट्रम्प ने कहा था कि हाँ, क्या बोलते हैं, हमने ईरान को जो है उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल तबाह कर दिया है, उसके जो भी उन्होंने यूरेनियम बनाया था उसको भी हमने तबाह कर दिया है। उसके बावजूद भी ये युद्ध कंटिन्यू रहा। अगर उन्होंने जो लक्ष्य है उनका हासिल करना था वो कर चुके हैं तो युद्ध कंटिन्यू क्यों चल रहा है?
जबकि स्टार्टिंग में उन्होंने खुद कहा था कि हाँ युद्ध जो है वो अभी बस बंद होने के कगार पे है, हमें जो हासिल करना था वो हमने हासिल कर लिया है, अब ईरान उस पर काम नहीं करेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो काम नहीं करेगा तो फिर आपने बंद अब आप उस पर हमले क्यों कर रहे हो, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके क्यों बैठे हो, उधर आपने ब्लॉकेज क्यों लगा रखा है। तो मेन रीज़न क्या था, जिससे फर्स्ट टारगेट था कि जो EU कंट्रीज़ हैं उनको हिट करना। उनको पता था कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होगी तो EU कंट्रीज़ का जो कम से कम 19 to 24% जो एनर्जी सप्लाई है वो बाधित होगा, ऑयल और गैस दोनों। अगर आपको भी पता है कि किसी भी कंट्रीज़ का ऑयल और गैस जो है वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर ऑयल और गैस सप्लाई बाधित होती है तो बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है और इकोनॉमी डाउन होती है, रेट बढ़ जाते हैं। रेट बढ़ने से आपके बेरोज़गारी बढ़ने का डर रहता है, महंगाई बढ़ने का डर रहता है। तो फर्स्ट टारगेट तो उन्होंने EU को किया ताकि वहाँ पे इस चीज़ों की किल्लत आ जाए और उनको इकोनॉमिकली एक चोट देने की कोशिश ट्रंप ने करी है। किसके सहारे? इस युद्ध के सहारे। सेकंड, आपको पता ही है उनका सेकंड टारगेट क्या था। सेकंड टारगेट था उनका इंडिया। फ़िलहाल इंडिया और US के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ये जग जाहिर है। ट्रेड डील हो नहीं पा रही है। ट्रंप ने काफ़ी बार कोशिश भी की और इंडिया और पाकिस्तान का जब कन्फ्लिक्ट हुआ था तभी ट्रंप ने कहा था कि हाँ मैंने रुकवाया है, उन्होंने उसका पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। बट PM मोदी ने कह दिया था कि नहीं, इसमें कोई भी देश इन्वॉल्व नहीं था, ये तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए आगे से होके बोला, वहाँ से कॉल आया इसलिए हमने युद्ध रोका। जो आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने हाथ पैर जोड़े तब जाके इंडिया ने युद्ध रोका। बट इसमें जब मोदी जी ने ये साफ साफ कह दिया था कि नहीं इसमें अमेरिका का रोल नहीं है तो ट्रंप महोदय चिढ़ गए। तो अभी काफ़ी दिन से आपको पता ही है कि दोनों के बीच में ठनी पड़ी है। इनके रिलेशन ऑलरेडी इंडिया और US के इतने अच्छे नहीं हैं ट्रंप महोदय के चलते। तो सेकंड उनको चोट करनी थी। इंडिया कंटिन्यूस क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, फोर्थ इकोनॉमी बन चुका है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, फिलहाल फोर्थ पोजीशन पे अपन है इकोनॉमिकली। और दूसरा, अपनी जो GDP ग्रोथ है वो 7% प्लस पे ही ग्रो कर रही है। तो US ने सोचा क्यों न इंडिया को भी डैमेज किया जाए। तो US को पता है कि अपन 85% जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो अपना ऑयल और गैस का जो इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू होता है। ऑयल, आप ये मानिए कि ऑयल का इंपोर्ट अप्रोक्सीमेट 40 to 60% है, LNG का 50 to 60% है, LPG का 80 to 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से है अपना। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हुई, ये सप्लाई बाधित हुई। सप्लाई अगर बाधित होती है तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी कंट्री की अगर ये एनर्जी सप्लाई बाधित होती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्राइसिस आना ही है। वो तो अच्छा हुआ कि इंडिया के पास कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं जहाँ से वो तेल और गैस सप्लाई ले रहा है। दूसरा, अपने पास ऑलरेडी रिजर्व भी हैं 3 to 4 मंथ के, जिसके चलते अपने यहाँ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट अगर ये युद्ध आगे कंटिन्यू रहता है, लंबा खिंचता है, तो मे भी यहाँ भी अपने भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इंडिया कंटिन्यूस कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कोई न कोई बाईपास निकाला जाए, और इसका एक बाईपास निकाला भी गया है, वो जो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। इस टॉपिक पे अपन अलग से एक वीडियो बना लेंगे कि इंडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक बाईपास निकाला है। फिर क्वेश्चन आता है कि अरे यार, अपन जब ऑलरेडी पता है कि रशिया से क्यों नहीं लेते, किसी और कंट्री से अपन जो ऑयल है वो गैस और क्यों नहीं लेते, किसी और से कंट्री से क्यों नहीं लेते। बट एक्चुअली में क्या होता है, देखो, ये ऑयल और गैस कोई चावल, दूध या सब्ज़ी नहीं है कि यार इस शॉप से नहीं मिला तो ये मैं दूसरी शॉप से ले लूँगा, वहाँ से नहीं मिला तो मैं वहाँ से ले लूँगा। बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके साथ आप कंटिन्यूअस ट्रेड कर रहे होते हैं इन चीज़ों का, तो उनके पास कुछ एग्रीमेंट होते हैं अचानक से। और ये जो चीज़ें अपन इंपोर्ट करती हैं, लाखों बैरल, लाखों करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद होता है। किसी अदर कंट्री से अचानक आप टाई अप करते हो तो वहाँ से कोई भी कंट्रीज़ है वो एक लिमिटेड मात्रा में ही अपने यहाँ ऑयल या गैस प्रोड्यूस करती है, जो उसके ऑलरेडी कस्टमर होते हैं उनकी पूर्ति के लिए। बट अचानक से कोई नया कस्टमर आए तो उनके लिए उस चीज़ को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अपन ऑलरेडी रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहे थे, हालांकि अभी भी अपन रसिया से तेल इंपोर्ट कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के
अपनी जो सप्लाई है वो थोड़ी बहुत बाधित तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर युद्ध खींचता है तो समस्याएं अपने यहाँ भी होगी, बट इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उस चीज़ को लाइन अप करने में। तो दूसरा शिकार अपन थे, अपन टारगेट में आई। तीसरा था चाइना। चाइना आपको पता ही है यूएस और चाइना की नहीं बनती है। अब यूएस को चाइना को भी चोट पहुंचानी थी, तो कैसे पहुंचाई? क्योंकि आप जो चाइना है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जो ऑयल है वो 40 to 50% वहाँ से ट्रेड होता है चाइना का। LNG 25 to 30% इम्पोर्ट होता है। तो एक चाइना का भी एक मेजर ट्रेड आप ये मानिए एनर्जी का स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से होता है। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे ब्लॉकेज होता है तो नॉर्मल सी बात है चाइना की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होगा। तो ले दे के उन्होंने नाटो को EU कंट्रीज़ को भी हिट किया इकोनॉमिकली, इंडिया को भी इकोनॉमिकली हिट किया और चाइना को भी इकोनॉमिकली हिट किया। एक साथ 3 कंट्रीज को इकोनॉमिकली हिट किया। ट्रंप खुद नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो, वो खुद यही चाहते हैं कि हाँ ये युद्ध चलता रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक रहे। वरना आप जस्ट सपोज कीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के लिए ईरान रेडी हो गया था कि हाँ मैं स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन कर दूंगा, बट ट्रंप ने क्या किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे ब्लॉकेज लगा दिया कि ईरान के जो कोई भी जहाज़ है वो वहाँ से पास नहीं हो पाएगा। उन्होंने क्या किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे ब्लॉकेज लगा रखा है और ये कह रहा है कि जब तक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात नहीं करता है तब तक हम वो ब्लॉकेज नहीं खोलेंगे। आप जस्ट सपोज कीजिए अगर ट्रंप जो हैं उस ब्लॉकेज को वहाँ पे हार्मोज पे ब्लॉकेज नहीं लगाते तो कब का स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन हो जाता। तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अगर ओपन हो जाता तो वहाँ से ट्रेड चालू हो जाता एनर्जी का, चाहे ऑयल हो गैस हो। बट ट्रंप महोदय चाहते नहीं हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन हो, क्योंकि उनको इंडिया, चाइना, EU तीनों कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली हिट करना है। यही रीज़न है कि ट्रंप महोदय खुद नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। वो चाहते हैं ये युद्ध जितना लंबा खींचता रहे उतना ही अच्छा है। क्योंकि इसका रीज़न मैं आपके आगे आपको डिस्कस करूँगा कि इसमें USA को कोई भी लॉसेस नहीं है इस युद्ध से, ये आपको आगे बताऊँगा। फोर्थ है ऑयल प्राइसेस। जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो एनर्जी सप्लाई है चाहे ऑयल की हो गैस वो बाधित हो रही है, ऑयल की जो प्राइसेस है वो जंप फुल ऊपर जा रही हैं। आप ये मानिए कहाँ जो ब्रेंट क्रूड है वो 67-65 पे ट्रेड करता था, आज ब्रेंट क्रूड कभी आप ये मानिए 141-145 तक पहुंच गया था। अब जाके थोड़ा बहुत ये मान जब से सीज़ फायर हुआ है तब से बस 100, कभी 117, कभी 125, कभी 95, इसके बीच में वेरी कर रहा है। वो भी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ट्रम्प, जो स्टेटमेंट देते हैं उनके अकॉर्डिंग भी वो जो ऑयल प्राइसेस है वो पंप एंड डंप हो रही हैं। तो जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होंगी तो आपको पता है कि अमेरिका भी एक ऑयल का इंपोर्टर है। तो जब ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होगी तो वहाँ की जो ऑयल लॉबी है वो पैसा कमाएगी, उनकी जो ऑयल कंपनियाँ हैं वो पैसा कमाएंगी। तो बेनिफिट किसका है? USA का है। तो ऑयल प्राइसेस अगर ऑयल प्राइस इंक्रीज होती है तो डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? US को मिलेगा। तो ऑयल प्राइस यहाँ भी से भी वो पैसा कमा रहे हैं। 5वां, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। अगर युद्ध की बात आती है तो आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या फिर डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डॉलर क्या एक सेफ करेंसी है। तो डॉलर इंडेक्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर डॉलर इंडेक्स इंक्रीज होगा तो नॉर्मल सी बात है डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो US को बेनिफिट है। फिर 6 पॉइंट ये है कि आपको पता है कि एलिगेशन लगते रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो मार्केट फ्रेंडली है, शेयर